हेलो बच्चों, जय हिंद। हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है इसके पहले की क्लासेस में। पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में। दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, साइटो न्यूक्लियस के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोगों ने ये पढ़ा क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आज हम लोगों को पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में, थोड़ा सा वायरस के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस जानेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे सेल ऑर्गेनल में। सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, किसी में एक मेम्ब्रेन, किसी में 2 मेम्ब्रेन, किसी में मेम्ब्रेन नहीं होती। साथ साथ में हम ये पढ़ेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल होते हैं ये क्या क्या काम करते हैं। समझ बात आई। और आज हम लोग 4 सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट कंप्लीट करेंगे। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल्स। 4 चीजें कंप्लीट करेंगे। 4 ऐसा क्या होता है सेल ऑर्गेनल में खास, तो ये सारे किसका पार्ट है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। इनके सारे फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जितनी चीजें आप यहां पढ़ते हो आप उसको एनसीईआरटी से देख लिया करो। सारी चीजें आपकी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चलती है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म होता क्या है, इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज द फ्लूइड कंटेंट, इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। ये सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है, यानी जो भी लिक्विड पोर्शन होता है सेल में वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इट इज लाइटली स्टेन्ड पोर्शन। इट इज lightly stained portion of the cell। जब भी हम लोग सेल को क्या करते हैं, सेल को स्टेन करते हैं ना, तो जिसमें सबसे कम स्टेन होता है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइटोप्लाज्म इज द रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स। साइटोप्लाज्म is a reservoir of important substance like amino acid, vitamins। ठीक है, कुछ मिनरल्स भी होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, रिजर्वायर है कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का, जैसे अमीनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स, विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। विच इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इन लिविंग सेल साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, लिविंग सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमेशा किसमें होता है, मोशन में होता है। तो ये चीज है साइटोप्लाज्म के बारे में। क्या क्या है साइटोप्लाज्म, इट इज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर फ्लूइड कंटेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज लाइटली स्टेन्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ओनियन की पील देखे थे, है ना, जब हम लोग ओनियन की यहाँ पे पील निकाले थे और इसके ऊपर जब कवर स्लिप लगाए थे तो हम लोगों को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था माइक्रोस्कोप के नीचे, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। सेल वॉल की तो डार्क दिख रहा था और बीच में हमको न्यूक्लियस कैसा था, डार्क स्टेन था। लेकिन ये वाला जो पोर्शन था ये कैसा स्टेन था, ये लाइटली स्टेन था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है। ठीक है, किसका, सेल का पोर्शन है। साइटोप्लाज्म इज रिजर्वायर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इकट्ठा रहते हैं, जैसे अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स और भी कई सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सेल हमारा लगातार काम करता रहता है, सेल को प्रॉपर वे में एनर्जी चाहिए, सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड चाहिए सेल को विटामिन चाहिए, सेल को मिनरल चाहिए। तो साइटोप्लाज्म इन सारी चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखता है और जब सेल को जरूरत पड़ती है तो ये सेल
वहीं से चीजों को कंज्यूम करता रहता है। अगली चीज क्या है, द लिविंग सेल साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन मोशन। जो लिविंग सेल का साइटोप्लाज्म होता है ये हमेशा मोशन करते रहते हैं, यानी हमेशा इसमें मूवमेंट होती रहती है। इतनी बातें क्लियर है ना, वेरी गुड। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इसको रफ कर दें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नोट कर लियोगे आप लोग। अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, जो कुछ भी पढ़ो, और थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ो। जैसे ये एक सेल है, ठीक है, अब आप ये सोचो, ये सेल की आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या जरूरत पड़ गई। देखो, कुछ रिएक्शन हमारे इन्वायरमेंट में भी चलती हैं, इन्वायरमेंट में भी चलती है, लेकिन एक एग्जांपल हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप सब्जी बनाते हो और उसको ढकना भूल जाते हो और सब्जी में कीड़ा आके पड़ गया, पूरी सब्जी बर्बाद। इसी तरह जो हमारा सेल होता है, हमारे इन्वायरमेंट में भी केमिकल रिएक्शन चलती है, केमिकल रिएक्शन, हमारे सेल के अंदर भी केमिकल रिएक्शन चलती है। तो हमारा इन्वायरमेंट क्यों नहीं लिविंग हो जाता, इन्वायरमेंट हमारा इस वजह से लिविंग नहीं हो जाता क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शन चलती है वो काफी स्लो चलती है, और हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन चलती है वो फास्ट चलती है, क्योंकि ये सब केमिकल रिएक्शन किसकी मदद से चलती है, एंजाइम की मदद से चलती है। हमारे सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चलती है किस वजह से चलती है, एंजाइम की वजह से चलती है। और साथ साथ में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने इसके पहली वाली क्लास में पढ़ा है, ये कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल, जिस वजह से सेल मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस। सेल क्या मेंटेन करता है, सेल मेंटेन करता है होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। अब आप पूछोगे कि भैया जी होमियोस्टेसिस क्या होता है, तो होमियोस्टेसिस का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब सेल अपने अंदर उतनी चीजों को रख पाता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से जितनी चीजों को इस सेल की जरूरत है। बाकी सारी चीजों को ये अलाउ ही नहीं करता कि अंदर आ जाए। इस वजह से जो भी सेल के अंदर रिएक्शन चलती है, ये कैसी रिएक्शन चलती है, लिविंग रिएक्शन चला करती है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो कोई सेल लिविंग नहीं रह सकता। समझ पाता ही, इसका जीता जागता एग्जांपल है हमारे पास वायरस, ठीक है। वायरस लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वायरस लैक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वायरस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से वायरस कैसा होता है, डेड होता है जब तक बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के अंदर आके जरूर लिविंग कर जाता है, लेकिन वायरस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, वायरस अकेला जिंदा नहीं रह सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको किसी ना किसी की जरूरत चाहिए, किसी ना किसी की होस्ट की जरूरत चाहिए, जिससे कि ये अपनी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रॉपर वे में कर सके। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। इसके बाद की चीजें हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, कंप्लीट हो गया, बहुत सही है। अब सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से समझो। हमारे बॉडी के अंदर ये बड़ा सा सेल है, ठीक है, ये बड़ा सा सेल है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के लिए यहां पे क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। अच्छा, आप लोग क्या करते हो कि जब घर में खाना बनाते हो, जैसे पूड़ी बनाए, कचौड़ी बनाए, मोमोज बनाए, मैगी बनाए, ठीक है, इसके साथ साथ में बर्गर बनाए, पिज्जा बनाए, ये सारी चीजें, मंचूरियन बनाए, फ्राइड राइस बनाए, ये सारी चीजें तुम बनाए, तो इन सबको साथ में मिला देते हो
कि अलग अलग करके रखते हो, कि पता चला छोला बन गया, एक में भटूरा बन गया, एक में दाल चावल रोटी सब्जी अचार मसाला सब कुछ इकट्ठा मिला खाते हो, कि सबको अलग अलग कटोरी में रखते हो? अलग अलग कटोरी में रखते हो ना। इसी तरह सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सबको हमको अलग अलग जगह पे रखनी, अलग अलग जगह पे उसको परफॉर्म करना पड़ता है, और इस वजह से हमको जरूरत पड़ती है सेल ऑर्गेनल्स की। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से न्यूक्लियस से लगा रहता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिस वजह से जो भी ये काम अपना करे इसको अपने तक रखे, इसका काम पूरे के पूरे सेल को डिस्टर्ब ना करने पाए। इसी तरह यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अलग से सेल ऑर्गेनल है, अलग से एक भगुनवा है जिसका काम होता है पैकिंग मॉडिफिकेशन का काम करना। जैसे होता नहीं कि तुम पार्लर में एक साइड से घुसे है ना एकदम बंदर बन के, और दूसरे साइड से सलमान खान बन के निकल लो। एक साइड से लड़कियां बंदरिया बन के घुसी, उधर से कैटरीना कैफ बन के निकल रही हैं। समझ बात आई? तो ये पैकिंग मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन का काम किसका होता है? ये होता है गोल्जी बॉडी का, और ये अपना काम करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम में ना भिड़े और ना ये इसके काम में भिड़े, दोनों अपना अलग अलग काम करते रहे। इस वजह से इनको सेपरेट करने की जरूरत है। इस वजह से ये अपना काम एक मेम्ब्रेन के दायरे में करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी भी सेल ऑर्गेनल है। तो सेल ऑर्गेनल बेसिकली होगा क्या? सेल ऑर्गेनल सेल का कंपोनेंट होता है जो कि क्या करता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को अलग अलग जगह परफॉर्म करता है, जिससे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, सारी केमिकल रिएक्शन प्रॉपर वे में चल सके, जिससे कि सेल का जो भी फंक्शन है वो एफिशिएंट हो और हम लोग समय के साथ बेहतर होते चले जाएं। अगली चीज समझो, जैसे यहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग काम है, तो इसके चारों तरफ अपनी अलग मेम्ब्रेन है। इसके साथ साथ में जैसे यहाँ पे लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम का यहाँ पे अपना अलग काम है ना, और लाइसोसोम की चारों तरफ अपनी अलग सी मेम्ब्रेन है। समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है यहाँ पे? इसके साथ अगर हम प्लास्टिड की बात करें, ठीक है, अगर हम किसकी बात करें, प्लास्टिड की बात करें, तो प्लास्टिड का अपना अलग काम है, तो उसके चारों तरफ अपनी अलग मेम्ब्रेन होती है। बात समझ में आ रही है? तो सेल के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट बने रहते हैं, अलग अलग कमरे बने रहते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के काम होते हैं। और वही छोटे छोटे कमरा का हम लोग क्या कहते हैं बबुआ लोग, वही छोटे छोटे कमरे को कहते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल। समझ बात आई? जिससे कि सेल अच्छे से अपने सारे फंक्शन को कर सके। तो अगला टॉपिक जो हम लोगों को समझना है वो क्या समझना है, सेल ऑर्गेनल क्या होता है। इसके बाद हम लोग अलग अलग सेल ऑर्गेनल के नाम जानेंगे, उनका ब्रीफ में फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उनकी हम लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स होता क्या है ये समझो। सेल ऑर्गेनल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल organelles are the component of the cell, are the component of the cell which help in survival of cell, survival of cell. अगला पॉइंट, there are many chemical reaction occurring inside the cell. सेल भाई साहब बहुत बड़ी चीज है, जिस वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। तो सेल के अंदर हमेशा पूरी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, वो सारे केमिकल रिएक्शन को अलग अलग सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करता है। तो देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शन, मेनी केमिकल रिएक्शन गोइंग आउट इन our cell which is performed by different cell organelle। ठीक है, हमारे सेल में जो है कई तरह की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, और उन सारी केमिकल रिएक्शन को कौन परफॉर्म करता है, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को हमारा सेल ऑर्गेनल प्रॉपर्ली परफॉर्म करता है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं। अब हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जानते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में क्या क्या होता है। अच्छा, एक चीज ये देखो, अगर हम सेल बनाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया,
और ये क्या हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या है, पीएम से प्रधानमंत्री नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है न्यूक्लियस, ये क्या है साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनल्स मैक्सिमम कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम लोग सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन करें तो हमको तीन मेन अलग अलग इसके पार्ट दिखते हैं। सबसे पहले हमको दिखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमको क्या दिखता है न्यूक्लियस, और हमको क्या दिखता है साइटोप्लाज्म। और हम लोगों को साइटोप्लाज्म के अंदर के सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर के सेल ऑर्गेनल की बात करें तो बच्चा ध्यान से समझना और बिल्कुल स्किप मत करना और बहुत मन लगा पढ़ना। और ऐसे खाली ना बैठे बैठे रहो, है ना, कथा वाचन नहीं हो रहा है, कॉपी किताब लई के बैठना और साथ साथ में लिखते जाना, नोट करते जाना। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। और ये हम ऐसे सेल ऑर्गेनल की बात बता रहे जो लिविंग होता है, ठीक है। ये कैसे सेल ऑर्गेनल है जो हमारे बॉडी में क्या है, लिविंग सेल ऑर्गेनल। अब कहोगे सर डेड सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, भाई साहब डेड भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होता है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में पाया जाता है, ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन अभी हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें प्लास्टिड नहीं होता, प्लास्टिड का दूसरा रूप होता है, ठीक है, जिसके बारे में आगे की क्लास में चर्चा होगी। यू कैन स्टडी इन हायर क्लासेस, एनसीईआरटी लिखा करती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, याद रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, तो तुम टिक करके आओगे प्लास्टिड। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ प्लास्टिड है। इन दोनों चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन यानी दो मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक लिख दे रहे हैं तो सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। गोल्जी बॉडी बाद अगला क्या है लाइसोसोम। और क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसके साथ साथ सेंट्रियोल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है सेंट्रियोल्स, ठीक है। लाइसोसोम के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, एक ही मेम्ब्रेन होती है। और ये जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है एनिमल में, ठीक है। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, एनिमल में पाया जाता है, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं पाया जाता। और एक और सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं हम लोग, राइबोसोम, राइबोसोम, है ना। ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन, ठीक है। एक चीज ये गूगल में सर्च कर लेना, सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती कि नहीं होती है। सेंट्रियोल के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, लेकिन एक बार सर्च कर लेना मेम्ब्रेन के बारे में, हालांकि नहीं ही होती है। तो कितने सेल ऑर्गेनल पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, राइबोसोम। सेंट्रियोल किसमें मदद करता है, सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन। और इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन है, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। राइबोसोम की चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने में मदद करना, क्लियर। और राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है भाई साहब, बहुत खचरा सेल ऑर्गेनल है। ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, हाँ वही। ये यूकैरियोट्स में भी होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, बहुत खचरा है माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह पहुंचा रहता है ना। प्लास्टिड के भी अंदर होता है, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो चिपका रहता है। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्या कहोगे, स्वाहा, स्वाहा नहीं, राइबोसोम कहना है। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, तो
राइबोसोम। राइबोसोम कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। और किस सेल ऑर्गेनल के साथ अटैच रहता है? राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है। लेकिन एक फर्क है, वो फर्क अभी हम आगे और डिटेल में बताएंगे, टेंशन ना लेना, समझ लो क्या फर्क है। यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कैसा होता है? 70S राइबोसोम होता है। तो ये फर्क होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम? 80S, प्रोकैरियोट में 70S, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में कैसा होता है? 70S। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितनी मेम्ब्रेन? सिंगल। एक ऐसे दो ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसमें दो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और दूसरा क्या हो गया? प्लास्टिड। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है, राइबोसोम। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है, राइबोसोम। एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, लेकिन वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है, सेंट्रियोल। समझ पाता ही? तो इस तरह से तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तुम्हारे बन सकते हैं। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? पैकिंग का, पैकिंग, मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन का भी काम होता है, ठीक है। कोई चीज सिक्रीट उक्रीट करना, भैया जी सिक्रीट कर देंगे। लाइसोसोम का काम क्या होता है? सेल को क्लीन करना, है ना। तो सेल को क्या करना? क्लीन करना, साफ सुथरा एकदम नहला धुला के बैठाए रहना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। प्लास्टिड किस चीज में मदद करता है? प्लास्टिड के तो भाई साहब अतरंगी है, बहुत काम है। स्टोरेज भी करता है चीजों का, साथ साथ में फूल को मतलब वो भी देता है, कलर भी देता है ना, तभी तो तुम किसी को फूल भेजोगे खत में। और साथ साथ में और प्लास्टिड क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है, जब ये ग्रीन कलर का रहता है। तो इतनी चीजें होती हैं, इसमें कोई समस्या तो नहीं है भैया, नहीं होनी चाहिए। और ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें लिविंग है। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? ये सारी चीजें कैसी हैं? लिविंग है। अब हम लोग ऐसे सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं जो डेड होता है। इसको भैया अच्छे से क्या करना है? इसको अच्छे से आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो भी करना है कर लो। कर लिए? बहुत है, होशियार हो गया हूं। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। लिविंग के बाद डेड सेल ऑर्गेनल की बात करते हैं, ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कि क्या होते हैं? डेड होते हैं। तो लिविंग के बाद दूसरा क्या पढ़ना है? डेड। डेड में क्या आता है भैया? सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल कैसे होता है? डेड। इसके साथ दूसरा कौन है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कैसा होता है? डेड। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है, ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है, ठीक है। ये कैसा होता है? डेड। फर्जी है, इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सेल के पार्ट का नाम बताओ जो डेड होता है। सेल वॉल कैसा होता है? डेड। वैक्यूल्स कैसा होता है? डेड। ये ऐसे सेल ऑर्गेनल जो क्या होते हैं? डेड डेड डेड। समझे कि नहीं? समझ गया, बहुत अच्छे बच्चे हो। रफ कर दे इसको। बहुत सही, बहुत तेज तुम लोग लिखते हो। अब हम लोग सेल ऑर्गेनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभी हमने क्या कहा था? 4 सेल ऑर्गेनल एकदम बढ़िया से निपटाएंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल? इजी लव, जो आसानी से प्यार करता है। कैसे? देखो, इजी लव, इसमें 4 सेल ऑर्गेनल है। इजी से क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जी से क्या होता है? गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी। इसके बाद क्या है? लाइसोसोम। इसके बाद क्या है? वैक्यूल्स। और ये 4 सेल ऑर्गेनल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 सेल ऑर्गेनल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ये 4 सेल ऑर्गेनल आपस में मिलके बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन SYSTEM सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 सेल ऑर्गेनल मिलके आपस में कौन सा सिस्टम बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जहां बैठा करो कमरे में, वहां पे थोड़ा रिवाइज करते चलो। चलो अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे, तुम चिल्ला चिल्ला बताओ अपने घर में। ये बताओ, ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। आंसर क्या आया? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। आ गया ना तुरंत, बहुत सही। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है। आंसर क्या होगा? राइबोसोम। बहुत होशियार। ऐसे सेल ऑर्गेनल के नाम बताओ जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती और वो सिर्फ एनिमल में पाया जाता है।
आंसर क्या है दिमाग में? सेंट्रियोल। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो कि प्रोकैरियोट में पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। आंसर क्या है दिमाग में? राइबोसोम आया, बहुत सही आया। जिसके दिमाग में सेंट्रियोल आया ना भाई साहब, बहुत घटिया आया है तुम्हारे दिमाग में। समझ बताइए, ऐसे विचार आने नहीं चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। ठीक है, सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। डेड सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। इसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन लेवेनहुक। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद सेल थ्योरी किसने दिया? शिडेन एंड स्वान। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लास्ट क्या बनता है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। टर्म प्रोटोप्लास्ट कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लास्ट? पुरकिंजे ने कॉइन किया था। अगली चीज ये बताओ, सेल थ्योरी किसने दिया? शिडेन एंड स्वान। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो। 1916 किसने बोला? रुडोल्फ विर्चो। 1916 का क्या मतलब होता है? ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से। सेल वॉल प्लांट की किससे बनी है? सेलुलोज से। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करके रखनी है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये 4 सेल ऑर्गेनल है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम और चौथा वैक्यूल्स। तो ये 4 सेल ऑर्गेनल मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या? ये चारों एक दूसरे के एकदम पास पास रहते हैं और आपस में मिलकर ही सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अभी हम एक बार इसका स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हेडिंग डालना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हेडिंग डालते ही ये सारी चीजें आपको क्या करना है? नोट कर लेना। क्या क्या नोट करोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद क्या? लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाद वैक्यूल्स। ठीक है, अब देखो ये कैसे सेल के अंदर रहते हैं ये चारों आपस में मिलके, इसको थोड़ा समझो, फिर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा डिटेल में करेंगे। ये देखो, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बीच में क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है ना। क्रोमोसोम में कितनी चीजें होती है? 4 चीजें। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? जो हमारी डीएनए की लेंथ होती है कितनी होती है? 2.2 मीटर। डीएनए एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो डीएनए, ए का मतलब एसिडिक, नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? पॉजिटिव। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कौन लपटा रहता है? डीएनए लपटा रहता है। समझ बात आई कि नहीं आई? और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमने नहीं लिखवाया था। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिला तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। और डीएनए में क्या होता है? उस छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं जीन। तो जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जबकि जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। बात समझ में आ रही है? बहुत होशियार बच्चे हो, आगे समझते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हो गया हमारे चारों तरफ? हमारे चारों तरफ नहीं, सेल के चारों तरफ क्या हो गया? सेल के चारों तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब देखो ये सारे सेल ऑर्गेनल आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं, इसको थोड़ा समझो। ये थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, आगे समझो। ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कौन सा सेल ऑर्गेनल अटैच रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चा, तो न्यूक्लियस से इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। पेन कॉपी चला रहे हो बबुआ, तई देर के लिए धई दिया, समझा कि ना? थोड़ा समझ लाएगा, नहीं सुना? अरे धर दा भैया। देखा यहां पे क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। ठीक है, और इसमें ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार से, चाहे प्यार से बोलो चाहे दुखी होके बोलो, बोले पड़ी तो होकर राइबोसोम में, है ना? कुछ अपने मन से तू ना बोल सका था। ठीक है, हमारे यहाँ एक टीचर है, उनकी बोली ऐसी है, और एक टीचर थे हमारे ऐसे बोलते थे, ये देखो क्या देख रहे हो, देखो बार बार देखो, है ना? देखने की जरूरत है, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो ये क्या बन गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इससे क्या चिपका है? राइबोसोम चिपका हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत। देखो पहला हम लोगों ने निपटा दिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी के पास क्या होता है? गोल्जी बॉडी। इस तरह से गोल्जी बॉडी होता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये गोल्जी बॉडी हो गया। इसके पास और क्या होता है? इसके पास इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं?
इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। ये क्या है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। अभी हम एक एक स्ट्रक्चर बुक डिटेल में करेंगे। और इसके बाद ये क्या है? वैक्यूल्स, ACUOL, वैक्यूल्स। तो ये चारों सेल ऑर्गेनल पास पास रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये चारों सेल ऑर्गेनल हमेशा पास पास रहते हैं और एक दूसरे के फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। समझ बात आई? अब हम लोग थोड़ा सा चलते, ये समझ में आ गया, तो अब हम लोग फाइनली चलते हैं किसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और वो भी डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। तो शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, इसके चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है ना। तो ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। ये क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ कितने मेम्ब्रेन होती हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब, इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क ऑफ, it is membrane bounded network of tube, sheet and vesicle, ये किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चा? तीन फॉर्म में। ट्यूब के फॉर्म में पाया जाएगा, शीट के फॉर्म में पाया जाएगा, वेसाइकल्स के फॉर्म में। ट्यूब कैसे होता है समझ लो, ट्यूब इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये ट्यूब के फॉर्म में पाया जाएगा, क्लियर है ना। और ट्यूब के साथ साथ और किस फॉर्म में पाया जाएगा? शीट के फॉर्म में। और किस फॉर्म में पाया जाएगा? वेसाइकल्स के फॉर्म में। तो ट्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब का स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से होता है। और हम लोग कैसा स्ट्रक्चर ट्यूब का बना सकते हैं? यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे, फिर भैया जी को ऐसे लेके आओ, यहाँ से ऐसे बना दो, यहाँ से ऐसे, फिर इनको सामने लेके आओ, तो ये बन गया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्यूब। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और एक भी पॉइंट बाहर से नहीं है, सब नोट करके चलना। ये ट्यूब हो गया। दूसरा क्या हो गया? शीट, शीट, तो ये शीट के फॉर्म में हो गया, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब, ये किस फॉर्म में हो गया? शीट। ये इसमें राइबोसोम अटैच है, शीट। और किस फॉर्म में पाया जाता है? वेसाइकल्स के फॉर्म में। तो ऐसे गोला गोला जब फॉर्म में पाया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? वेसाइकल्स के फॉर्म में। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ट्यूब, शीट और वेसाइकल के फॉर्म में। और इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, इट इज एब्सेंट इन आरबीसी। कौन से आरबीसी? मेच्योर मैमेलियन आरबीसी, मेच्योर मैमेलियन आरबीसी। हालांकि ये पॉइंट फर्जी है, चाहो तो इसको पढ़ो, चाहो तो इसको छोड़ दो, है ना। तो इसको पढ़ भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, इसको नोट डाउन करो। तब तक हम थोड़ा सा इंक को रिफिल कर लेते हैं। हमारा मार्कर यहाँ पे जवाब दे रहा, कहोगे बहुत बढ़िया चल रहा है, चल नहीं रहा, उसको चलाया जा रहा है गड़ू गड़ू के, है ना, अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा वो कर लो। तब तक हम तुमसे कुछ सवाल पूछे थे, इसका स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले लो। चलो जल्दी जल्दी हमारे सवाल कर बताओ। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे बक, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा कौन सा? प्लास्टिड। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिसके चारों तरफ एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती? सेंट्रियोल और राइबोसोम। ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो दूसरे सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है? राइबोसोम। हु डिस्कवर्ड द सेल? रॉबर्ट हुक। हु गिव द फाइनल शेप टू सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था? बताओ। रडल्फ विर्चो कि श्वेडेन एंड स्वान? रडल्फ विर्चो, ठीक है। ये वाला सवाल बताए थे ना, हम गलत करके आए थे, तुम लोग ना गलत करके आना, कहे कि तुम लोग होशियार हो गए हो, है ना। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत सही। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने हैं? 4। इजी लव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। बहुत होशियार हो, क्लियर है ना यहाँ तक? लिख लिए? लिखे कि नहीं लिखे? बहुत सही लिखी है। चलो अगली चीज पे हम लोग चलते हैं। पसीना इतना आ जाता है, पूछना पड़ता है ना। चलो, स्वीटिंग इतनी हो जाती है, रफ करते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने पार्ट होते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या होता है। तो अब ध्यान से समझना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ, इसके दो पार्ट होते इस तरह से, ठीक है। एक तरफ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तरफ होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ को रफ क्यों होते कहते हैं? रफ ER इज कॉल्ड, CA का मतलब कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज राइबोसोम is attached to their surface। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सरफेस से क्या अटैच रहता है? राइबोसोम अटैच रहता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? बिकॉज its surface is free from राइबोसोम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि BACAUSA बिकॉज इट सरफेस इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं होता है। अब यहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। किसके लिए जरूरी होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। और यहां पे जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है ये समझो। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? तो प्रोटीन किस चीज में हेल्प करती है? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, इट हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन। किस काम में आती है? हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम फॉर्मेशन। और अब सवाल ये उठता है एंजाइम क्या होता है? एंजाइम की बात करें तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ध्यान देना, एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which increase rate of reaction, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसका काम क्या होता है कि रिएक्शन की रेट को एकदम धड़ाक से बढ़ा देना। जैसे मान लो अब तुमको कोई पसंद है और वो तुम्हारी बहन की सहेली है और तुम उसके पीछे बुलेट लेके घूम रहे हो या अपनी साइकिल लेके घूम रहे हो। 9th वाले हैं, बुलेट तो पाएंगे नहीं, है ना, स्प्लेंडर प्लस तुम उसके पीछे लेके घूम रहे हो और वो तुमको भाव नहीं दे रही है और तुम मान नहीं रहे, तुम 20 दिन तक उसके पीछे लेके घूमे, कभी ना कभी तो भाव देवे करेंगे। तो जो भाव वो तुमको 3 महीने में दे रही थी, अपने बहन से कह दोगे तो जल्दी काम करवा देगी तुम्हारा। समझ बात आई कि नहीं आई? तो तुम्हारी बहन किसका काम करेगी यहाँ? कैटलिस्ट का। तुम्हारा दोनों का बॉन्ड जल्दी बनवा देगी। तो इसी तरह हमारे बॉडी में कई तरह की केमिकल रिएक्शन चलती है। वो केमिकल रिएक्शन बड़े प्यार से धीरे धीरे चलती है, लेकिन ये खटाक से क्या कहता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ आदमी है। समझ पाते हो? रफ लोगों की बात कड़वी होती है लेकिन बड़ी कैंट होती है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया? प्रोटीन ने खटाक से क्या बनाया? एंजाइम। और एंजाइम ने तुरंत क्या किया? रिएक्शन की रेट को धड़ाक से बढ़ा दिया। समझ पाता है? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। कर लिए? क्योंकि इसको रफ करना है भैया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ लिखेंगे? वैसे भी हमको सब स्कूल में कहा करते हैं, गुरुजी यहाँ से शुरू होते, हुआ जाते, फिर पता नहीं चलता कहाँ शुरू थे कहाँ खत्म है। समझ बात आई? लिखो इसको जल्दी से। लिख लिए? शाबाश। इसको रफ कर देते हैं और अब हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सरफेस यहाँ पे क्या होता है? फ्री फ्रॉम राइबोसोम। ये करता क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। ये क्या फॉर्म करता है? लिपिड्स। और बबुआ लिपिड से क्या बनता है? हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स की अब हम तुमको जरूरत बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हॉर्मोन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? हॉर्मोन्स होता क्या है? हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। ध्यान से समझना, हॉर्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर
chemical messenger which transfer the information from one part of body to another part. हार्मोन क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जो मैसेज ट्रांसफर करता है एक पार्ट, शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता. इट इज नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल. अब बच्चा एक चीज सुनो, इस समय तुम में से हमको पता है कि तुम लोग प्यूबर्टी के एज में हो. प्यूबर्टी के एज में बुद्धि बहुत कम होती है. शरीर तुमको लगेगा कि बहुत जवान हो गए, तुम बहुत होशियार हो गया, बहुत समझदार हो गया. तुम किसी के पीछे जाओगे, वो कहेगी तुम मोटे हो, भद्दे हो, फलाने हो, ढमकाने हो, तुमको सलमान खान बनना है, फिर तुम जिम जाओगे. और जिम जाओगे तो कभी कभी कुछ बच्चों की गलत आदत लगती है, जल्दी शरीर बनाने के चक्कर में हार्मोन लेना शुरू कर देता है. कहीं से सुन लिए, यूट्यूब देख लिए, यूट्यूब में तो भरा पड़ा है कूड़ा. समझ बात आई? तो वो क्या लेते हैं? हार्मोन्स लेते हैं शरीर में. अगर ना लो अच्छी बात है, लेकिन अगर बाई चांस दिमाग में ख्याल लिया है तो हार्मोन्स लेते हैं. और हार्मोन से क्या होता है? शरीर बर्बाद. लड़का है लड़की बन जाएगी. नहीं पता चला मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप होने लगे, फीमेल है तो मेल कैरेक्टर डेवलप होने लगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉस हो जाएगी. समझ बात आई? तो हार्मोन्स का डिसबैलेंस बहुत खतरनाक होता है. इस सब से दूर रहना. आगे समझो. हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होता है जिसका काम होता है ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. जैसे तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, तुमको कुत्ते ने दौड़ा लिया और ये तुम्हारी किडनी है. तुम्हारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड. अब जैसे ही तुमको कुत्ते ने दौड़ाया, तुम्हारा दिमाग मैसेज किसको भेजेगा? एड्रिनल ग्लैंड को, कि भैया तुम एड्रिनलिन हार्मोन निकालना शुरू करो. और जब ये हार्मोन तुम्हारे शरीर में निकलेगा, तुम्हारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी. समझ बात है? और तुम तेज, और ग्लूकोज का टूटना तुम्हारे शरीर में बढ़ जाएगा और तुम तुरंत दौड़ के धुआं से निकल ले वो. समझ बात आई? तो ये काम किसने किया? ये काम किया यहाँ पे हार्मोन्स ने किया. ठीक है. तो हार्मोन्स क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर. ये कंप्लीट हो गया. बहुत अच्छी बात है. अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं. एक और पॉइंट अब हम लोग यहां समझते हैं. ठीक है. लिपिड कैसे एक्ट करता है? हार्मोन की तरह. एक पॉइंट और है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, इन लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स help in detoxification of drugs and harmful chemical. अब तुमको अगली चीज बताते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसको नोट डाउन निकल लो. जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है? ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड हार्मफुल केमिकल. इसका क्या मतलब है ये समझो. जैसे मान लो कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने पैरासीटामोल खाया, या तुम्हारी तबीयत खराब, तुम किसी भी तरह की दवा खा रहे हो, या ड्रग्स खा रहे हो, या कोई केमिकल खा रहे हो, तो वो तुम्हारे शरीर में रहता नहीं है. जैसे तुमने पैरासीटामोल खाई, अब वो तुम्हारे शरीर में क्या जिंदगी भर रहेगी? नहीं, वो शरीर के बाहर चली जाएगी, क्योंकि पैरासीटामोल हार्मफुल केमिकल है. तुम कोई दवा खाते हो तो वो हार्मफुल है. ठीक है. भले वो तुम्हारे शरीर को कुछ देर के लिए सही कर दे, लेकिन अगर वो शरीर में बहुत दिन तक रुक जाएगी तो तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर देगी. तो उसको शरीर के बाहर भी तो निकालना जरूरी है ना. तो उसको शरीर के बाहर निकालने का काम कौन करेगा? उस दवा को हमारा लीवर करता है. लीवर किसकी मदद से करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से करता है. तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम क्या होता है? शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और मतलब जो भी हार्मफुल केमिकल और ड्रग है उसको शरीर के बाहर निकाल देना. इसीलिए जो लोग बहुत दवा खाते ना, कहीं से कुछ होगा, पहुंच गया डॉक्टर के लगे, लीवर भाई साहब बोल जाता है. समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? फिर बाद में पता नहीं चलता कि शरीर कहां से कहां चली गई. इसको नोट डाउन करो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग कलेक्टिवली पढ़ते हैं. हो गया. बहुत अच्छी बात है. अगली चीज समझते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज में मदद करता है. ठीक है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पढ़ते हैं. इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस.
इसको ब्लैक पेन से लिख लेना। इट हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बच्चा क्या होता है ये समझो। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? आपने अभी देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो अलग अलग रूप, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फो क्या है? प्रोटीन। लिपिड क्या है? लिपिड। समझ बात आई? तो ये देखो अब समझ में आया इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्यों कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन एनसीईआरटी का वर्ड है ये, हम अपने से नहीं इसको मतलब वो किए हैं कि हम ये वर्ड अपने से नहीं इजाद किए हैं। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एनसीईआरटी का वर्ड है। तो यहाँ पे ये किस चीज में हेल्प करता है? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब, मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनेसिस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनाता है। ये क्या बनाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये हेल्प करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। क्लियर है ना? इसके बाद इसका एक और काम है, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया, इट प्रोवाइड surface area for various type of chemical reaction, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ट्यूब एंड शीट के फॉर्म में होता है। शीट के फॉर्म में तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है जिससे कि उसमें कई तरह की केमिकल रिएक्शन हो सके। इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चों। एक और लास्ट पॉइंट बता देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट। सब एनसीईआरटी का, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। एक और चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ नेटवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म अ नेटवर्क which help in exchange of material, which help in exchange of material within cytoplasm, और between, BW का मतलब between cell and between nucleus and cytoplasm, between nucleus and cytoplasm। ठीक है, between nucleus and cytoplasm। समझ बात आई? तो यहां पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये नेटवर्क तो बनाता ही है। तो इससे फायदा क्या होता है? एक्सचेंज होता है मटेरियल का। कहां से एक्सचेंज होता है? विद इन साइटोप्लाज्म और बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही, साइटोप्लाज्म ने यहां से यहां कुछ ले जाना है तो ईआर हेल्प कर देता है, और साथ साथ में सेल के अंदर से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से कोई चीज सेल में भेजनी है तो उस चीज में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, नोट डाउन करो। वेरी गुड। अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, गोल्जी बॉडी। अगला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, टर्म गोल्जी बॉडी या टर्म Golgi body is described by Camillo Golgi। ठीक है, described by Camillo Golgi। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने डिस्क्राइब किया था? कैमिलो गोल्जी। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या चीजें होती है? कंसिस्ट ऑफ system of membrane bound vesicles, system of membrane bound vesicles। इसमें क्या होता है? system of membrane bound vesicles, flattened sacs arranged parallel to each other
arranged parallel to each other arranged parallel to each other called, इसको क्या बोलते हैं, called systems। इसको क्रिस्टा से कंफ्यूज ना होना। क्रिस्टा टर्म यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करने में, और इसकी फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज होता है, सिस्टम्स। तो टर्म गोल्जी बॉडी किसने डिस्क्राइब किया था, कैमिलो गोल्जी, पहला पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी इसमें फ्लैट सैक्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक दूसरे के पैरेलल, जिसको बोलते हैं सिस्टम्स। ये कैसे होता है ये समझो, जैसे ये गोल्जी बॉडी है, ध्यान से समझना है ना, इस तरह से और इस तरह से, क्लियर है। ये ऐसे है, ये ये गोल्जी बॉडी है, ध्यान से समझना बच्चा। ये दो फेज होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं सिस फेज, और इधर वाले को बोलते हैं ट्रांस फेज। इसको बोलते हैं सिस फेज और फॉर्मिंग फेज, इसका एक और नाम है फॉर्मिंग, सिस फेज या फॉर्मिंग फेज। इसको बोलते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, ध्यान से समझो। इसको बोलते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन का। ये सब क्या है, वेसिकल्स। यहां से क्या होता है, जो भी चीज बनना होता है वो यहां से इसमें फ्यूज कर जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो चीज निकली और यहां पे जाके ऐसे फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज कर जाती है, फिर गोल्जी बॉडी इसको अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद यहां से इसको कन्वर्ट करके प्रोडक्ट बना के ऐसे बाहर निकाल देता है। तो ऐसे पार्लर में नहीं होता, तुम एक साइड से घुसे दूसरे साइड से जो निकलते हो, तुम्हारे घर वाले तुमको खुद नहीं पहचानने पाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे सिस फेज से क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल होता है वो अंदर जाता है, और ट्रांस फेज से क्या होता है, मेच्योर होके बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सिस फेज को क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। ट्रांस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, मेच्योरिंग फेज। और यहाँ पे जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है, जो फ्लैट शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सिस्टम्स। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्लियर है। अब हम अगली चीज यहां पे बताते हैं, ये काम कैसे करता है, और इसके बाद फंक्शन बताते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन, जिसका फंक्शन क्या होता है, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन, पैकिंग, मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन। तो गोल्जी बॉडी का कितना फंक्शन है, 3 फंक्शन। पहला पैकिंग, दूसरा मॉडिफिकेशन और तीसरा सिक्रीशन। ठीक है, ये चीजों को क्या करता है, सिक्रेट भी करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्म, ये करता क्या है, इट कन्वर्ट सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर, इट कन्वर्ट सिंपल शुगर, एनसीईआरटी की लाइन है, सिंपल शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर जैसे यहां पे क्या है, ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है गैलेक्टोज। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है बच्चा, सिंपल शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, जैसे ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स शुगर गैलेक्टोज में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर अगली चीज बताते हैं। तब तक हम थोड़ा सा स्वीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसको सही कर।
ठीक है, तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये किस चीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में ये यहाँ पे गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। क्लियर है? इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट इसमें बता देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एनसीईआरटी की लाइन है लाइजोसोम्स फॉर्मेशन भी हेल्प करता है, लाइजोसोम्स। और प्लांट में इसको क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम्स। गोल्जी बॉडी को किसमें डिक्टियोसोम्स कहते हैं? प्लांट में इसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। समझ में बात आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है, बहुत सही। तो इतना पॉइंट नोट कर लो। क्लियर? अब इसके बाद एनसीईआरटी में अगला है डू यू नो कहां पे दिया गया? साइड में, जहां पे कैमलो गोल्जी है वहां पे डू यू नो दिया हुआ है और वहां पे चर्चा है ब्लैक रिएक्शन के। 100% चीज बता रहे, ब्लैक रिएक्शन ज्यादातर बच्चों ने नहीं ध्यान दिया होगा। चलो बताते हैं ब्लैक रिएक्शन क्या होता है। ब्लैक रिएक्शन बाय कैमलो गोल्जी, ब्लैक रिएक्शन बाय कैमलो गोल्जी। ब्लैक रिएक्शन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग nerve and cell structure, ठीक है। ये क्या है? ये एक मेथड है, क्या चीज स्टेन करने का? नर्व और सेल स्ट्रक्चर को स्टेन करने का ये मेथड है। क्या मेथड है? मतलब ब्लैक रिएक्शन क्या है? ब्लैक रिएक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नर्व को स्टेन करते हैं और साथ साथ में सेल के स्ट्रक्चर को स्टेन करते हैं। क्या चीज यूज करके? बाय यूजिंग वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बाय यूजिंग वीक सोल्यूशन, याद रखना इसको, वीक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3। Ag किसका फॉर्मूला होता है? सिल्वर का। NO3 क्या है? नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है किसको? स्टेन करने में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था, है ना? अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज। और कब इनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज का? 1906 में। ठीक है, तो इनको नोबेल प्राइज अवॉर्डेड किया गया था। तो ब्लैक रिएक्शन क्या है? इट इज मेथड ऑफ स्टेनिंग नर्व सेल स्ट्रक्चर। ये एक मेथड है जिससे कि नर्व सेल के स्ट्रक्चर को स्टेन किया जाता है। क्या यूज करके? सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, वीक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का यूज करके। और इनको अवार्ड दिया गया था इस चीज के लिए कब? 1906 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे लाइसोसोम, और लाइसोसोम के बाद वैक्यूल्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम क्या होता है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which helps to clean the cell, या which clean the cell from foreign particles like bacteria, वायरस एक्सेट्रा। तो यहां लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका काम क्या होता है? सेल को साफ सुथरा रखना। फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, बाहर के पार्टिकल से, जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह से होता है। इसके बाद इस तरह से इसके चारों तरफ क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है ये, और इसके बीच में ऐसे ऐसे क्या होती हैं? एंजाइम्स होती हैं। इस एंजाइम्स को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो यहां पे इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम,
इसमें क्या होती है बच्चा, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होती हैं, विच इज मेड अप ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्म, विच इज मेड अप ऑफ, या ये हम लिख सकते हैं इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और इसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी बॉडी, है ना, तो गोल्जी बॉडी हेल्प करता है इसकी, मतलब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकला, RER से क्या निकला, प्रोटीन, और प्रोटीन को एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया गया, और एंजाइम में किसने कन्वर्ट किया, गोल्जी बॉडी, तो यहां पे ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो एंजाइम है ना, इसका जो एंजाइम है, एंजाइम कहां से आ रहा है, गोल्जी बॉडी तो बना रहा है लेकिन वो कहां से आ रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे ये चीज कंप्लीट हो गया होगा। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको रफ कर दें, हो गया है, शाबाश। अगले पॉइंट पे अब हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझो, लाइसोसोम के बारे में जो अगला पॉइंट है, इट इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इट इज known as suicide bag of the cell, suicide bag of the cell, because when its cell damage, then it burst and digest the content of its own cell, देखो इसके बारे में, इसका मतलब क्या है, लाइसोसोम होता है, इसको सुसाइड बैग कहते हैं सेल का, ठीक है, जैसे मान लो कि ये सेल है, सेल के अंदर ये लाइसोसोम है, इसको कहेंगे सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्यों, क्योंकि अगर सेल के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये ब्रस्ट कर जाता है, फूट जाता है, और इसकी यहाँ जो एंजाइम होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और इसकी एंजाइम क्या करती है, पूरे सेल को डाइजेस्ट करके रख देती हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगला लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जो कि है वैक्यूल्स। तो अगला वाला पॉइंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, देखो वैक्यूल्स के बारे में पहले कलेक्टिव पढ़ते हैं फिर बताते हैं। वैक्यूल्स होता क्या, और इसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये टर्म याद रखना, कई कॉम्पिटिशन में बोला गया है, टोनोप्लास्ट, कई कॉम्पिटिशन में इसको पूछा गया है, ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स की जैसे ये है, ये सेल है, ये सेल के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, ठीक है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इट मेंटेन्स द rigidity and turbidity of the cell, यानी कि ये सेल का शेप साइज वगैरह मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं, ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लांट वैक्यूल के अंदर सेल्स है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वैक्यूल तीन जगह हमको पढ़ना है, एक वैक्यूल पढ़ना है हमको किसमें, एनिमल में, एक वैक्यूल किसमें पढ़ना है, प्लांट में, एक वैक्यूल किसमें पढ़ना है, अमीबा में। तो अब सब विस्तार से पढ़ते हैं। एनिमल का जो वैक्यूल होता है, एनिमल कंटेन स्मॉल वैक्यूल, ठीक है। एनिमल में जो वैक्यूल का साइज होता है, वैक्यूल का साइज कैसा होता है, एनिमल में वैक्यूल्स का साइज यहाँ पे काफी स्मॉल होता है, तो वैक्यूल्स का बहुत ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स पे अगर वैक्यूल्स की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है। जबकि प्लांट की बात करें तो इन प्लांट्स वैक्यूल ऑक्युपाइज 50 to 90% of the
सेल, यानी कि अगर ये प्लांट का सेल है, ठीक है, तो वैक्यूल इसका 50 से 90% इतना हिस्सा ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है यहाँ पे इसका। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप। प्लांट में वैक्यूल किससे पूरी तरह से भरा है? सेल सैप से। एनिमल वाले का ये कंप्लीट हो गया ना, वेरी गुड। इन प्लांट वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप विच इज अ वाटरी सॉल्यूशन रिच इन शुगर, which is a watery solution। ये watery solution होता है। rich in sugar, यहाँ पे क्या क्या चीजें स्टोर रहती हैं? शुगर स्टोर रहती है, प्रोटीन स्टोर रहती है, अमीनो एसिड स्टोर होता है, इसके साथ साथ में मिनरल स्टोर होता है, मिनरल और मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये प्लांट के वैक्यूल के बारे में बात होगी। प्लांट में क्या होता है? वैक्यूल्स ऑक्युपाई 50 to 90% ऑफ द सेल। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सैप से भरा होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है किससे भरा है? सेल सैप से। वैक्यूल की चारों तरफ की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल किससे भरा रहता है? सेल सैप से। सेल सैप क्या होता है? वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसमें शुगर खूब होता है, प्रोटीन खूब होता है, अमीनो एसिड खूब होता है, मिनरल खूब होता है और मेटाबॉलिक वेस्ट खूब होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं अमीबा। अमीबा में क्या क्या होता है ये पढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट डाउन करो। कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अमीबा की अब हम लोग बात करते हैं। अमीबा भी एनिमल है। अमीबा में कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है ये समझो। अमीबा कंटेन फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? फूड वैक्यूल का फंक्शन होता है हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अमीबा में। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है? हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है किसमें? अमीबा में, ठीक। इतना ही लिख लो, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन बहुत है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कंप्लीट हो गया ये, वेरी गुड। अब इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बस आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा ये समझो। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, क्या पढ़ना था हमको यहाँ पे? सेल ऑर्गेनेल के बारे में। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा हमने, साइटोप्लाज्म पढ़ा। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट है सेल का जो कि हमेशा मूव करता रहता है। अगर सेल लिविंग है तो लेस स्टेंड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड होते हैं, विटामिन होती है जो कि सेल को सारे काम करने में मदद करते हैं। इसके साथ जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? दुनिया भर के सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। और आज हम लोगों ने कितने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा? 4 सेल ऑर्गेनेल। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, दूसरा गोल्जी बॉडी पढ़ा, तीसरा लाइसोसोम पढ़ा और चौथा वैक्यूल्स पढ़ा। तो आज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल का लास्ट टॉपिक मियोसिस और माइटोसिस। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।